हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से सब्जेक्ट से वर्ब में वेरिएशन आते हैं, राइट। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यानी हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो होते हैं ये मेनली सब्जेक्ट और वर्ब पे जो है डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन कैसे काम करता है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन कैसे काम करता है, तो वहाँ से आपको सब्जेक्ट की भी क्लियरिटी हो जाएगी और वर्ब की भी क्लियरिटी हो जाएगी, राइट। सो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, राइट। और इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे जब आप ये क्वेश्चंस बनाएं तो इजीली आप उनको कर पाएं और उसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना आए, आपको फेस ना हो। अगर आपने ऑलरेडी नाउन को अच्छे से पढ़ा है, प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ा है और वर्ब को अच्छे से पढ़ा है, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया है, आपने उसको सीखा है, आपने उसको लर्न किया है, तो जाहिर सी बात है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ग्रामर के कोई भी पार्ट में। यानी स्पेशली मैं बात करूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डील करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होती है वर्ब? देखिए, अगर मैं किसी भी बात करूं सेंटेंस में सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। एक होता है मेरा सब्जेक्ट और दूसरा होता है मेरा प्रेडिकेट। एक दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के बारे में बेसिकली और प्रेडिकेट के बारे में क्या होता है? सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, राइट। किसके बारे में बात हो रही है, वो हमारा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, ये होता है हमारा प्रेडिकेट। तो दोनों चीज़ों को आप समझिएगा, किसके बारे में बात हो रही है सब्जेक्ट, और किस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है प्रेडिकेट बताता है। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट, तो आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, राइट। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मुझे ये बताइए कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट का काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ नाउन, प्रोनाउन, राइट, एडजेक्टिव, वर्ब, राइट। अब यहाँ पर हो गया हमारा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरजेक्शन। अगर जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। तो इसमें से जो नाउन होता है ना, इसका जो काम होता है, या तो ये पूरे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दो इसके काम होते हैं, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, इनके बारे में विशेषता बताएगा। जाहिर सी बात है, वर्ब हमारा एक्शन डिनोट करता है। यानी नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह पे जो भी वर्ड्स यूज होते हैं, यानी सब्जेक्ट के एक्शंस को बताएगा कि सब्जेक्ट के एक्शंस क्या है, क्या उसकी स्टेट है, क्या उसकी कंडीशन है। एडवर्ब जो होता है वो हमारे एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। वहीं प्रीपोजिशन जो होता है, इसको बड़ा और समझना है आपको। प्रीपोजिशन जो है, नाउन से पहले वाले जो वर्ड्स होते हैं, यूज किए जाने वाले वर्ड्स, उनको प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये इसका मतलब होता है। लेकिन समझना है, ये हमारा रिलेशन क्रिएट करता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इसके साथ आए सेंटेंस के साथ। यानी सेंटेंस के साथ अगर आप प्रीपोजिशन लगा के कुछ नाउन यूज करना चाहते हो, तो वो एक तरीके से रिलेशनशिप बताएगा उस सेंटेंस के साथ, और ये कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। यानी सेंटेंस के बारे में ज्यादा जानकारी देता है, ज्यादा डिटेलिंग की जो बात करेगा वो होगा हमारा प्रीपोजिशन। और वहीं अगर मैं बात करूं कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन हमारे दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा, दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेगा, या फिर दो वर्ब को कनेक्ट करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। इंटरजेक्शंस होते हैं। इंटरजेक्शंस हमारे इमोशन डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, जिन वर्ड से हम अपने इमोशंस को बताते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए, जो प्रीपोजिशन होता है ना, प्रीपोजिशन के साथ एक नाउन देखने के लिए मिलता है। नाउन का एक तो काम हो गया सब्जेक्ट का, ये आपने समझ लिया।
और एक जो होता है यहाँ पर प्रीपोजिशन में। तो ये जो प्रीपोजिशन के साथ नाउन आता है ना, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। अगर आपने सही सब्जेक्ट पता कर लिया तभी आप वर्ब में चेंज कर पाएंगे, राइट। तो प्रीपोजिशन का जो अपना नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है उस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का जिसके साथ वह आया है। और एक और बात पे गौर फरमाइए कि जो वर्ब होता है, वर्ब का भी अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, और जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उन वर्ब को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। इन चीज पे आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन के नाउन को भी, नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो हमारा वर्ब होता है उसके भी ऑब्जेक्ट होते हैं। उन वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, विद इन द सेम सेंटेंस, वो कभी भी क्या नहीं होगा? सब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, और वहीं सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, राइट। जब आप ये समझ गए तो आपको समझना है कि इसके अनुसार कभी भी वर्ब नहीं यूज होगी, यानी इसके अनुसार आप वर्ब नहीं लगाओगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब को आप उपयोग करोगे, राइट। वेरी गुड। अब यहाँ से हमारे को एक चीज क्लियरिटी हुई कि सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया। अब बात कर लेते हैं वर्ब को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं वर्ब को लेकर। देखिए, वर्ब जो होता है ना, वर्ब हमारे एक्शन डिनोटिंग वर्ड होते हैं। एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। और ये जो एक्शन डिनोट किए जा रहे हैं, ये जो एक्शन बताए जा रहे हैं, ये एक्शन किसके हैं? ये एक्शन किसके के एक्शन होते हैं? ये सब्जेक्ट के एक्शन होते हैं। यानी सब्जेक्ट की स्टेट को बताएगा सेंटेंस में, और सब्जेक्ट के एक्शंस को बताएगा। ऐसे वर्ड्स जिनको हम वर्ब कहते हैं। यानी सारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? सब्जेक्ट से, और कहाँ पर खत्म हो रही है? दोबारा सब्जेक्ट पे ही हो रही है, कि सब्जेक्ट के बारे में ही वर्ब आएगी। अब कहने का मतलब क्या है कि वर्ब जो है अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो नहीं रखेगा, राइट। आपने सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट लिया है और या वर्ब नहीं लाए तो भी कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर आप सिर्फ वर्ब लिया है तो भी कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। वहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के एक्शंस को, यानी सब्जेक्ट के एक्शन को, स्टेट को, जो हमारे वर्ड्स डिनोट करते हैं, हम उन्हें वर्ब कहते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट सीखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यानी मैं यहाँ पर बात करूँ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर यूज किया गया है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी? सिंगुलर यूज होगी। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर मेरा ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब इसकी क्या होगी? डेफिनेटली वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ये आपको बस एक बेसिक सा डिफरेंस याद रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, वर्ब के अकॉर्डिंग, या अगर आप ऐसे कहें वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चलेगा, कभी नहीं होगा ये, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए ही आती है वर्ब, राइट। तो कभी भी चेंज करना है आपको, वर्ब में चेंज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट हमारा एज इट इज रहेगा जब तक और कॉन्टेक्स्ट हमें उस इंफॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या उस पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में हमें और उस कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, या और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम। नाउ क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं अब, राइट। यहाँ तक आप समझ गए। हम हर एक चैप्टर की डिटेल में जाएंगे और हर एक को चीजों को समझेंगे। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, तो बात हो रही है बहुत सारे, जो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि जो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं ऑफ द डिसीजन। अब किसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं? डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। और वो जो डिसीजन है किसने लिया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। तो वो जो डिसीजन कोई लिया होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, उसके आगे चलकर बहुत ज़्यादा हमें जो है, जो भैया वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा नहीं देखे गए। यानी कोई प्लानिंग हुई, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये एक्शंस किस तरीके से प्रभाव करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो
तो यहाँ पर वर्ब और सब्जेक्ट को ढूंढिए। तो आपको दिखा एक टेकन, देखिए डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब इसको और समझ लीजिए। एक होता है हमारा, एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ वर्ब को लेकर। देखिए, एक होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट है। एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है हमारा जिरेंट, जिरेंट। देखिए पास्ट पार्टिसिपल में ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये दोनों जो काम करते हैं ये हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेंगे। देखिए वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, अगर सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो समझ लीजिए वो पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज हुआ है, एडजेक्टिव। क्योंकि इस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो फॉर्म होती है ना, इसको आप मेन वर्ब कब कंसिडर करेंगे? जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो। और ये थर्ड फॉर्म वर्ब किस में यूज होती है? परफेक्ट टेंसेस में। या तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज है वो, हैज है वो, या हैड हो। अगर ये लग के तब थर्ड फॉर्म आई है, तब इसको आप मेन वर्ब कंसिडर करोगे। अगर हैज, हैव, हैड या फिर कोई दूसरा आपको दिख नहीं रहा है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप समझ लीजिए वो एक जिरंट फॉर्म में यूज हुआ है। अगर मैं वही बात करूं प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देखिए वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म अलोन, सिर्फ आईएनजी फॉर्म है, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। इसको मैं मेन वर्ब कब कहूंगा? इसको मैं मेन वर्ब कब कहूंगा? जब इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, व, बीइंग, ये सब यूज ना किए गए हों। राइट, तो तब ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब है तब हम इसकी जो है मेन वर्ब कंसिडर करेंगे। वहीं जिरंड जो होता है, जिरंड भी हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। इसके साथ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन ये क्या काम करेगा? ये एक नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? ये एक नाउन का काम करता है। राइट, यहाँ तक आपको क्लियरिटी आई होप अच्छे से मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो टेकन है ना, टेकन जो है टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक और टेकन। तो ये जो टेकन है ना, ये वर्ब, ये एडजेक्टिव है, तो इसको आप क्या करके चलोगे? इसको आप नेग्लेक्ट करके चलोगे, ये वर्ब नहीं है। क्योंकि ये टेकन जो है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आ गया। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? यहाँ पर वर्ब आ गई आपकी वॉज। अब ये वॉज किसके लिए आया? क्या ये वॉज फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए आया? क्या ये वॉज कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आया? क्या ये वॉज डिसीजन के लिए आया? अगर ध्यान से देखो तो इसमें प्रीपोजिशन की पता करो कहाँ पर है। एक ऑफ प्रीपोजिशन मिला, एक बाय प्रीपोजिशन मिला। ऑफ प्रीपोजिशन है, मैंने बोला प्रीपोजिशंस कभी भी आपको कभी भी अकेले नहीं आते हैं। इनके साथ हमेशा आपको एक नाउन देखने के लिए मिलेगा। तो ऑफ प्रीपोजिशन का जो नाउन है वो हो गया डिसीजन, और बाई प्रीपोजिशन का जो नाउन है वो हो गया मिनिस्ट्री, फाइनेंस इसका एडजेक्टिव हो गया। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट बन गए अपने अपने प्रीपोजिशन के। यहाँ पर हमें एक और वर्ड दिखा द, और उसके बाद वेरियस एक एडजेक्टिव हो गया। और ये जो द आर्टिकल है, हमेशा याद रखना आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आते हैं, आर्टिकल नाउन के साथ आते हैं, अदरवाइज आर्टिकल नहीं आएंगे। ये चीज़ भी आप याद रखना। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको पहचानने में हेल्प करती है कि नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडजेक्टिव कहाँ पर यूज़ हो रहा है, प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो इन्हीं छोटी चीज़ों को, इन्हीं बारीकियों को, इन्हीं न्यूसेंसेस को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो वेरियस और द यूज़ हुआ है वो हुआ है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। क्या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन आया? नहीं आया। तो यानी इसका मतलब ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इस सब्जेक्ट के लिए ज़रूर एक वर्ब आई होगी, और ये वर्ब है वॉज। लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या वॉज वर्ब आएगी? नहीं आएगी, यहाँ पर वर्ब यूज होगी। इस तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए एग्जाम में। ऑल्दो इसमें हमने काफ़ी मतलब इसमें टाइम लिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये खट से आपको दिखना चाहिए कि किस तरीके से ये एरर है। सो पार्ट 1 में यहाँ पर जो है वॉज नहीं आएगा, वर नॉट इसमें आएगा। राइट, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे इट इज़ नॉट, वर नॉट टेकन नहीं आएगा, वर नॉट फोरसीन आएगा, फोरसीन, वर नॉट फोरसीन। राइट, वर नॉट, यहाँ पर आप इसको ठीक करें, यहाँ वर नॉट फोरसीन होगा। राइट, थर्ड पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं। वुमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन अ कॉलेज, तो यहाँ पर आपको वर्ड यूज करना है वुमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। राइट,
तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर चाहे तो आप लेडीज भी लिख सकते हो, लेडीज आर नॉट अपॉइंटेड, बट फीमेल नहीं लिखेंगे कि फीमेल आर नॉट अपॉइंटेड। वुमेन लिख सकते हो, लेडीज लिख सकते हो। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। अब आपको मैं एंड का यूज बता देता हूँ। जैसे मान लो एंड होता है ना, एंड के साथ हम कभी कभार एक सब्जेक्ट जोड़ देते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट 1, और उसके बाद हम जोड़ देते हैं सब्जेक्ट 2। तो ये एक हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है, यानी 2 सब्जेक्ट एक साथ आ गए। तो यानी अब ये 2 सब्जेक्ट है, तो इनके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही यूज होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि यहाँ पर जो वर्ब यूज होती है वो होती है प्लूरल। जैसे यहाँ पर हमें एक वर्ब देखने को मिली कंटेन, क्योंकि एंड के साथ द फिफ्थ और फाइनल एक्ट। फिफ्थ मतलब कार्डिनल नंबर, राइट, और यानी एक्ट की बात कर रहे हैं, एक्ट के लिए फिफ्थ आ गया और फाइनल आ गया। बट कुछ चीजें आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझनी होती हैं और ध्यान देनी होती है। अब वो चीजें क्या हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो एक मैकबेथ है ना, ये जो मैकबेथ जो लिखा हुआ है, ये एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। अब उस विलियम शेक्सपियर के प्ले में अब जो है फिफ्थ और एंड फाइनल एक्ट, तो जरा ध्यान से देखिए इसको। यानी ये जो मैकबेथ है, इसमें 5 एक्ट हैं, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 और 5। मान लीजिए 5 ही इसका फाइनल है, 5 ही इसका फाइनल है। तो क्या मैं ये बात ऐसे लिख सकता हूँ, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, जो पांचवा या फिर अंतिम, जो पांचवा और अंतिम जो मैकबेथ का जो एक्ट है उसमें स्लीप वॉकिंग सीन है। तो यानी फाइनल और फिफ्थ, यहाँ एक ही एक्ट की बात हो रही है। तो यानी ये जो एक्ट है, जो फिफ्थ एक्ट है, ये एक सिंगुलर एक्ट है, क्योंकि यहाँ एक ही एक्ट की बात हो रही है। तो अगर मैं इस पूरे को बोलूं कि ये एक सिंगल एक्ट की बात कर रहा है, सिंगल एक्ट की बात कर रहा है, तो यानी सिंगल एक्ट है, तो यानी ये सिंगुलर हुआ। अगर सिंगुलर हुआ तो ये जो वर्ब आई है कंटेन, कंटेन क्या है, कंटेन आपकी प्लूरल वर्ब है, तो इसका आप सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कंटेन्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंटेन्स। तो सेकंड पार्ट में एरर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटेन्स। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द टेररिस्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली आर शूट डेड। अब देखिए, कश्मीर का आपने अगर न्यूज़ में नाम सुना है तो देखा भी होगा काफ़ी ज़्यादा, कि वहाँ पर हमारी जो आर्मेड फोर्सेस हैं, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके साथ टेररिस्ट के जो है एनकाउंटर्स होते रहते हैं, यानी जो उनके साथ उनकी भिड़ंत होती रहती है। तो बहुत सारे टेररिस्ट हैं, उनमें से यहाँ बोला जा रहा है कि एक टेररिस्ट को कश्मीर वैली में मार दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब वन ऑफ के साथ वाली जो कहानी है, इसको समझ लीजिए। वन ऑफ के साथ जो भी आपका यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। अब क्या होता है कि ये कोई ग्रुप है, अब इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, राइट। अब आप किसी एक की बात कर रहे हो, तो पूरे ग्रुप में से आपने एक को निकाला सेपरेटली। जब आप पूरे ग्रुप में से किसी एक को निकालते हो तो क्या वो प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा? जाहिर सी बात है कि आप ग्रुप में से किसी एक को बात करो। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं ऑफ क्लास 6th, तो यानी 6ठी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे उनमें से एक स्कोर, राइट, कि मतलब वो बोल सकते हैं कि उसने कितना स्कोर किया, ये सब किया। तो आप बात कर रहे हो कि पूरे ग्रुप में से किसी एक की निकालने की बात कर रहे हो, तो यानी वो सिंगुलर होगा। तो इस केस में क्या होता है कि ऑफ तो हमारा ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशंस के हमेशा अपने नाउन्स के साथ आते, तो ऑफ ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। और ये क्या बात कर रहा है कि ग्रुप में से आपने कोई एक हिस्सा लिया है, और यहाँ पर टेररिस्ट जो है ये इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या टेररिस्ट सब्जेक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट बना कौन, ऑफ द कश्मीर वैली, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि अगेन ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, तो ये बना वन। तो वन बना सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं उनमें से एक को मार दिया गया या शूट कर दिया गया। तो यहाँ से जो हमने किसी एक को निकाला तो पूरे ग्रुप में से वो हमारा सब्जेक्ट बना और वो हमारा सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है, ये हमारा सब्जेक्ट, तो इसके लिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन यहाँ पर आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पर क्या होगा, इज होगा।
थर्ड पार्ट में क्या होगा, इज होगा। तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, इज। थर्ड मतलब फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड, इज शूट डेट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स, नो एरर। अब देखिए, जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस होते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस का मतलब है जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, उनके अंदर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो होते हैं, राइट, वो काफ़ी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रीपोजिशंस भी दिख रहे हैं और नाउन्स भी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप नाउन को देख लीजिए। देखिए, द आर्टिकल आया तो द के हमेशा किसी एक नाउन के साथ आएगा, तो इंट्रोडक्शन। ऑफ प्रीपोजिशन है यानी नाउन आया होगा कोर्सेज। इन प्रीपोजिशन है यानी नाउन आया होगा कॉलेजेस, राइट। अब अट्रैक्ट क्या, आकर्षित क्या है, एक वर्ब है। तो जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर लिखा है ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। तो ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के लिए एक नाउन आया है। ये इंट्रोडक्शन किसका दिया जा रहा है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का। तो ये जो कोर्सेज है ये नाउन है और ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो क्या ये सब्जेक्ट बनेगा, ये हमारी सब्जेक्ट की कंडीशन से फेल कर गया। नाउ इन एक प्रीपोजिशन है, अगेन इन एक प्रीपोजिशन है और इसको अगेन एक नाउन मिला, सेल्फ फाइनेंसिंग, ये तो हमारा वो हो गया एडजेक्टिव। तो कॉलेजेस, हमें जो इसके लिए एक नाउन मिला कॉलेजेस, और ये जो कॉलेजेस है, क्या ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, नहीं, क्योंकि ये इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब बचा क्या, सिर्फ इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक नाउन है और अगर ये इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगा। क्या आंसर आएगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए, अट्रैक्ट्स। थर्ड इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स। क्या होगा यहाँ पर, अट्रैक्ट्स। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पेशेंस एज वेल एज प्रेसिवरेंस। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा। पेशेंस एज वेल एज प्रेसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ एज वेल एज। देखिए, धैर्य और प्रेसिवरेंस जो होते हैं सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। एज वेल एज, राइट, एक वर्ड हो गया हमारा एज वेल एज, राइट। जब भी आप एज वेल एज लिखोगे तो इसके साथ आपने दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया। ये हो गया मेरा सब्जेक्ट 1 और ये हो गया मेरा सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1। अब क्या होता है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 और उसके बाद आपने लिख दी वर्ब। अब हमें ये देखना है कि ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलेगी। देखिए, सिंपल सा है, यहाँ पर ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलेगी, ये वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग चलेगी। इफ़ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर पहला सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, यानी ये जो वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग चलेगी। अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट 1 प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो पेशेंस क्या है, पेशेंस सिंगुलर है, और पेशेंस जो होता है ये हमारी क्वालिटी की बात करते हैं, धैर्य। तो आपने पेशेंस को कभी देखा है, नहीं देखा होगा, आमतौर पे कोई पेशेंस को देखता नहीं है। लेकिन ये हमारी क्या है, क्वालिटी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन मान के चलते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हमारे कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल हमारे नाउन जो होता है उनको सिंगुलर बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं। तो पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, राइट। सेकेंड पार्ट में एरर है, सो is necessary. Now, in Singapore, my brother-in-law with his wife were present at the function. अब इसमें नॉर्मली अगर आप देखते हो, अगर आप सिंपल एक बार रीड आउट करके निकल गए तो आप बोलोगे इसमें कोई एरर नहीं है, बट इसमें एक एरर है। ध्यान से देखिए, तभी आपको ये एरर जो है पता चलेगी। अगर बोल रहा है कि सिंगापुर में उसका जो ब्रदर इन लॉ है, राइट, विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ एक फंक्शन में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। तो ध्यान से देखिए, इन एक प्रीपोजिशन है और सिंगापुर एक नाउन है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये
जगह के लिए आ गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ प्लेस हो गया, ये जगह की बात कर रहा है। माई ब्रदर इन लॉ, ये एक हमारा नाउन होता है ब्रदर इन लॉ, और माई क्या हो गया, पॉजेसिव डिटर्मिनर, पॉजेसिव डिटर्मिनर नाउन के साथ हो गया। और यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, विद जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन का नाउन हमें मिला वाइफ, और हिज है हमारा पॉजेसिव डिटर्मिनर। तो यहाँ पर एक ऐसा नाउन जो बचा है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है या जिसके लिए कोई प्रीपोजिशन नहीं आया, वो है ब्रदर इन लॉ। और ये जो ब्रदर इन लॉ है ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर इसका प्लूरल होता तो ब्रदर्स इन लॉ होता, राइट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। अब वर्ब देखिए, यहां पर यूज हुआ है वर। क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर यूज होगा, क्योंकि वॉज जो होता है हमारा, वॉज और इज, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। और आर और वर किसके लिए यूज होता है, ये हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वर नहीं होगा, यहाँ पर होगा वॉज। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप, वॉज। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। तो अब मान लीजिए कोई किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गया या किसी और काम के लिए गया, लेकिन वहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब पूछा गया कि उसका क्या रीजन है रिजेक्ट करने का। तो रीजन का जो कारण दिया कि वह छोटा है, ही वॉज टू यंग, वह छोटा था। सो द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज, यहाँ पर बिकॉज नहीं आएगा, वाई से ऑलरेडी आप रीजन दे ही रहे हो, तो यहाँ पर बिकॉज की जगह क्या लिखोगे, दैट ही वॉज टू यंग, दैट ही वॉज टू यंग, थर्ड पार्ट में आ रहा है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दैट। आगे बढ़ते हैं, द ईब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। ईब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स का मतलब होता है, देखिए ईब और जो टाइड्स होती हैं वो, अगर आपने समुद्री लहरें देखी हो तो इस तरीके से चलती हैं, राइट। अगर आई होप अगर मैं इसको सही डिज़ाइन बना पाऊँ, तो ये इस तरीके से जो चलती हैं, कोई जो टाइड होती है वो छोटी होती है और कोई टाइड जो होती है वो बड़ी होती है, राइट। तो ये जो टाइड्स होती हैं ये एक्चुअली क्या ही इसके पीछे प्रिंसिपल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून का, सन का, राइट, और अर्थ का जो कोरियोलिस फोर्स होता है उसकी वजह से भी इनकी मूवमेंट वेरी करती है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर इंग्लिश की, तो जो ईब और ईब एंड फ्लो ऑफ टाइड्स होता है ना, ये ईब एंड फ्लो, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, और ऑफ प्रीपोजिशन के लिए टाइड्स क्या आ गया, ध्यान से देखिए, टाइड्स हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन आ गया। अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा ईब एंड फ्लो। तो जो ईब एंड फ्लो है ना, इसको हम बोलते हैं पार्सल ऑब्जेक्ट, पार्सल सब्जेक्ट। तो ईब एंड फ्लो हमारा क्या है, पार्सल सब्जेक्ट है, और पार्सल सब्जेक्ट को हम क्या यूज मान के चलते हैं, सिंगुलर, यानी ब्रेड एंड बटर, है ना, आपने सुना होगा ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर को हम क्या बोलते हैं, हॉर्स एंड कैरेज, द क्रोन एंड ग्लोरी, तो इन सबको हम सिंगुलर मानते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो जल्दी से बताइए वर्ब कैसी आएगी, वर्ब हमारी आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज होगा, इज। द ईब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स इज नाउ अंडरस्टूड, अब वो उसको समझ चुका है। तो यहाँ पर आर की जगह आप क्या लिखेंगे, इज। आगे बढ़ते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब बात हो रही है नॉलेज। अब ये नॉलेज किसकी होनी चाहिए, कम से कम 2 लैंग्वेजेस की तो होनी चाहिए, राइट, जिससे एग्जाम पास किया जा सके। देखिए, नॉलेज ऑफ आ गया प्रीपोजिशन, और इसके लिए नाउन चाहिए, तो एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस ये नाउन बन गया, तो और ये हमारा इसका हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब लैंग्वेजेस तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। अब बात होती है नॉलेज की। देखिए, ज्ञान को आपने कभी देखा है, छुआ है, नहीं। ज्ञान जो होता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। कैसे, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर नॉलेज आ गया, तो नॉलेज हमारा एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर अब इसके लिए ये सिंगुलर हो गया, तो वर्ब कैसी आई, कैसी चाहिए कि इसके लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए होगी डेफिनेटली। यहाँ पर आर हमारी प्लूरल है तो इसको आप कट करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज़ रिक्वायर्ड। थर्ड पे क्या हो जाएगा, इज़ रिक्वायर्ड। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्या इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है? आपको नहीं आनी चाहिए। पहले आप अपने रिस्पॉन्सेज भी देते रहिए, देन उसके बाद इसका जो है क्या होता है, डिटेल एनालिसिस देखते रहिए। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो बात हो रही है दो लोगों की, एक है हमारा सेक्रेटरी और दूसरा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट। कलेक्टरेट का मतलब होता है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठते हैं वहाँ पर। तो सेक्रेटरी हो गए, एक पर्सन सेक्रेटरी हो गया, और मैंने बताया था एंड जो होता है एक हमारा कंजंक्शन होता है, वो सब्जेक्ट वर्ब और क्लॉजेस को भी जोड़ने का काम करता है, राइट। तो एंड जो है यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया हुआ है, एक तो द सेक्रेटरी और दूसरा है प्रिंसिपल, और ये दोनों कहाँ से, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। अब दो लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए आर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, नो एरर। अब जरा इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए, जैसे ये पार्क हो गया आपका एक, राइट, ये हो गया पार्क, पार्क। और इस पार्क पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये सीधा रास्ता हो गया ऐसे करके, यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है, राइट, और एक राइट, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई दो पर्सन यहाँ पर एक है, और एक रास्ता जा रहा है इस तरीके से, राइट। यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक रास्ता ऐसे जा रहा है, ये एक रास्ता हो गया, ये एक रास्ता हो गया, और ये इस वक्त इस पॉइंट पे खड़ा है। तो इसने पूछा कि पार्क जाने का रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने बोला दोनों में से कोई किसी एक पे भी चले जाओ, दोनों पार्क जाते हैं, यानी ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। तो यानी जब हम ईदर और की बात करते हैं ना, ईदर की बात करते हैं जब, ईदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, नन, इन सबको आपको सिंगुलर मानना है। क्या मानना है? सिंगुलर ट्रीट करना है। ये थोड़ी छोटी ट्रिक्स होती है याद रखने की। ईदर ऑफ द रोड्स, तो यहाँ पर मैंने बोला इसको सिंगुलर मानना है, क्योंकि इधर में भी देख लीजिए, दोनों में से आप दोनों रास्ते, दोनों में से किसी एक पे भी चले जाइए, दोनों पार्क जाते हैं। यानी वो इधर के बाद दो रोड, इधर दो के लिए यूज़ होता है ना, इधर भी दो के लिए यूज़ होता है, तो यानी इसका मतलब है कि उसके पास चॉइस मिल गई है। अब चॉइस में से वो दोनों तो ऑप्ट करेगा नहीं, वो किसी एक को ऑप्ट करेगा, तो एक को ऑप्ट करेगा, तो इसीलिए इधर को हम सिंगुलर मानते हैं। अगर ये सिंगुलर है, क्योंकि रोड्स तो ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ये तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, जाहिर सी बात है, ये तो अब सब्जेक्ट बना नहीं, तो इधर हुआ, इधर। अब यहाँ दोनों में से कोई एक रोड हो गया, और ये मेरा सब्जेक्ट है, और ये मेरा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अगर ये मेरा सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो लीड कैसी वर्ब होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, तो यहाँ पर लीड नहीं होगा, यहाँ पर होगा लीड्स। सेकेंड पार्ट में एरर, इसको आप करेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर, नो एरर। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि जब आपके पास पूल ऑफ समथिंग हो, यानी कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें से किसी एक को अगर आपको पॉइंट आउट करना हो, किसी एक के बारे में अगर आप बात करो, तो आप उसको हमेशा सिंगुलर मानोगे। यानी देखिए, वन ऑफ के साथ वन आ गया, ऑफ आ गया, इसके साथ आपके हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन आएगा। जैसे यहाँ पर डिजायर्स आ गया, वहाँ पर कुछ और था, तो यहाँ पर हमारा प्लूरल नाउन्स आ गया, तो प्लूरल नाउन आएगा, तो ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है ना, तो ये प्लूरल नाउन जो होता है ये इसका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये जो वन होता है वो इसी का एक पार्ट होता है। जैसे डिजायर्स है, तो डिजायर्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ प्रीपोजिशन का, लेकिन इन डिजायर में से एक जो डिजायर है उसका, वो क्या है, डॉक्टर बनने का डिजायर है। तो ये जो एक निकल के आया है उनमें से, तो वो हमारा सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो उसके लिए वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो यानी वन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ साथ ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये जो आर वर्ब है ये सिंगुलर होगी, तो इज आएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इज। वन ऑफ माई डिजायर इज टू बिकम अ डॉक्टर, याद रखेंगे। आगे, बीइंग अ रेनी डे
आई कुड नॉट गो आउट। अब देखिए जब भी आप इस तरीके से लिखते हो ना, बारिश के दिन होने की वजह से या ऐसा कुछ वैसा कुछ, तो यहाँ पर सिर्फ बीइंग अ रेनी डे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे। तो पहले पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, इट बीइंग अ रेनी डे, इसको करेक्ट करेंगे, इट बीइंग अ रेनी डे। ओके, the introduction of tea and coffee and such other beverages have not been without some effect। तो बोला गया कि जो बेवरेजेस, बेवरेजेस का मतलब होता है ड्रिंक्स, जो आप पी सकते हो उनको हम बेवरेजेस बोलते हैं। तो उसमें जैसे कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई, टी कॉफ़ी आ गया, राइट, जूस आ गया, तो इन सबको हम बेवरेजेस बोलते हैं। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस, तो जो भी होता है ना, जो हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, तो इनके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं, बिना किसी इफेक्ट्स के नहीं होते। तो क्या यहाँ पर हमें जो वर्ब है वो कौन सी है, तो हैव नॉट बीन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये जो वर्ब है हैव है, बीन बी की थर्ड फॉर्म हो गई, राइट। तो हैव हमारी यहाँ पर वर्ब हो गई। अब ज़रा ध्यान से देखना है, टी कॉफ़ी, ये ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, तो टी एंड कॉफ़ी एंड अगेन ये जोड़ा गया है एंड से, सच अदर बेवरेजेस, तो ये ऑफ प्रीपोजिशन के ये ऑब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पर देखिए दा क्या है हमारा, दा हमारा एक आर्टिकल है, और इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, अगेन इंट्रोडक्शन हमारा एक नाउन है, तो ये बना हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये किसी प्रीपोजिशन के लिए नहीं आया, और ये कैसा है, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। अब कैसे, हैज़ जो होता है वो सिंगुलर होती है, और वहीं जो हैव होती है वो कैसी वर्ब होती है, वो प्लूरल वर्ब होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हैज़ नॉट बीन, थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। अब बात हो रही है कश्मीर की सीनरीज को लेकर। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। देखिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आपका सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, आप ना एक कैटेगरी बना लीजिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब और नाउन दोनों में काम आएगा। उस कैटेगरी को बोलते हैं हम, अगर मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊँ ब्लैक बोर्ड पे, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अपने कॉपी में दो काम करिए। इधर पहले लिख लीजिए काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और इसके बाद लिख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन का प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है, सिंगुलर और प्लूरल। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट, राइट, इसमें क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर होगा, बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर एस और ई एस यूज़ किए जाएंगे, यहाँ पर एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए। एक और डिफरेंस, यहाँ पर यूज़ ऑफ आर्टिकल होता है, यूज़ ऑफ आर्टिकल, कौन से, ए और एन का। यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं होता, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल। और इनकी एक लिस्ट होगी, एक्सक्लूसिवली इसकी लिस्ट तैयार करना, इसकी जो होती है लिस्ट तैयार करना, कि लिस्ट में क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, विच आर अनकाउंटेबल्स नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। क्यूरियस होना, आप थोड़ा सा क्यूरियस होना, जानने की इच्छा रखना, और लिस्ट को तैयार करना, तब आपके जो क्वेश्चन है इजीली बन पाएंगे। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये छोटा सा होमवर्क है जो आपको करना है, क्योंकि ये जो एडिशनल काम मैं आपको करने के लिए बोलता हूँ, प्लीज़ इनको ज़रा ध्यान से सुना करो और इनको करने की कोशिश करा करो। इन्हीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी और आप क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे, राइट, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो सीनरीज है ना, ये सीनरीज नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता, यहाँ पर सीनरी होता है, सिर्फ सीनरी। अब सीनरी क्या है, सीनरी एक एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट। अगर मैं आपसे बोलूं क्या आपने सीनरी को छुआ है,
क्या आपने सीनरी को टच किया है, देखा है, महसूस किया है? महसूस किया है। जैसे मैं बोलूँ आपसे विलेज की सीनरी कैसी होगी, तो आपको बहुत सारे फील्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, आँखें बंद करिए और इमेजिन करिए विलेज की सीनरी। तो कुछ घर दिखाई दिए होंगे, थोड़ी कच्ची रोड्स दिखाई दी होंगी, थोड़ी पक्की रोड्स दिखाई होंगी, पोल्स दिखा दिए होंगे, बहुत सारे पेड़ दिख गए होंगे आपको, बहुत सारे फील्ड दिख गए होंगे, खेत दिख गए होंगे, लाइवली स्टॉक्स यानी पशु दिख गए होंगे, पालने वाले जो पशुज़ होते हैं, फार्मर्स दिखे होंगे, बच्चे खेलते हुए दिखे होंगे। तो ये जो आप फ़ील कर रहे हो, दिस इज़ अ सीनरी। अब मैं बोलता हूँ आप एक बीच की सीनरी को इमेजिन करिए। तो बीच दिखा होगा, समुद्र दिखे होगा, राइट? आस-पास थोड़े से कोकोनट्स के ट्रीज़ दिखे होंगे, लोग बीच पे लेटते या खेलते दिखाई दिए होंगे। तो एक बीच की सीनरी है। अब मैं बात करता हूँ आपको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की सीनरी देखिए, इमेजिन करिए। तो आपको एक मेट्रो दिख रही होगी, बड़ी रोड्स, अ, हेवी ट्रैफिक दिखा होगा, काफ़ी व्यस्त लोग दिख रहे होंगे, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। अब मैं आपको बोलता हूँ कश्मीर की सीनरी देखिए, तो कश्मीर में वैलीज़ दिख रही होंगी, हरियाली दिख रही होगी, राइट? पहाड़ दिखे होंगे आपको, नदी दिखी होगी, झरना दिखा होगा, राइट? और मतलब और भी कुछ भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखी होंगी। तो ये जो सीनरी होता है, ये एस्थेटिक होता है, ये सीनरीज़ नहीं होता है। आप जो क्या जो आप देख पा रहे हो, जो महसूस कर पा रहे हो, उसको हम सीनरी बोलते हैं। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो बोला जा रहा है कि जो कश्मीर की सीनरी है वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मनमोहक है। तो यहाँ पर एरर यही है, सीनरी का सीनरीज़ नहीं होता है, सीनरी ही होता है, तो पहले पार्ट में एरर है, राइट? सीनरी करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे। 9/10 ऑफ द पिलर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए 10 पिलर हैं टोटल। ये कितने हो गए? 2, 2, 3 और 4, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 पिलर हो गए। अब 9/10 का मतलब है 9/10 यानी 10 में से 9वां, ये इसकी बात कर रहे हैं। हैव रोटेड अवे, तो जाहिर सी बात है कि द पिलर हो गया ना, 9/10 ऑफ द पिलर, राइट? हैव रोटेड अवे, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये एक ही पिलर की बात हो रही है, तो हैज रोटेड अवे आएगा, सिंगुलर नाउन, राइट? बहुत सिंपल क्वेश्चन, इनको आप ठीक करेंगे, हैज रोटेड अवे। क्वेश्चन नंबर 18, द क्लर्क वाज नॉट इंटिमिडेटेड बाय हिज बॉस बुलिंग। द क्लर्क वाज, अब बात हो रही है क्लर्क की। द क्लर्क वाज नॉट इंटिमिडेटेड यानी अपने बॉस की बुलिंग से वो परेशान नहीं हुआ, तो वाज सही है, नॉट इंटिमिडेटेड बाय हिज बॉस बुलिंग। यहाँ पर जो बुलिंग है, बॉस बुलिंग, ये जिरंड है हमारा, राइट? ये बुलिंग कौन कर रहा है? बॉस, तो नो एरर, ये बिल्कुल ठीक है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया गया। देखिए, अ ग्रेट और दूसरा, पहली बात, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, तो ये जाहिर सी बात है अ ग्रेट मैनी, और यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए हैव आया है, प्लूरल वर्ब है। दो चीज़ें मैं आपको यहीं से सिखा देता हूँ, प्लूरल वर्ब है तो जाहिर सी बात है जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल रहा होगा। अब हम वर्ब के अकॉर्डिंग तो चलते नहीं हैं। पहली बात, आपको ये लग रहा होगा अगर प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट को भी प्लूरल कर दो। हम वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, राइट? हम चलते हैं किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या होगी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि हैव की वजह से हम इसको स्टूडेंट्स कर दें, पहली बात हम इसको स्टूडेंट्स कर दें, तो आप ऐसे मत सोचो, आप ये सोचो उससे आने वाले पहले, स्टूडेंट से पहले वाले एडजेक्टिव। अ ग्रेट यानी अ ग्रेट का मतलब कोई महान, कोई बहुत बड़ा। मैनी, अब जो मैनी होता है ना, मैनी, मैनी और मच आपको बता देता हूँ। मैनी जो वर्ड होता है ये काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। और ये जो मैनी वर्ड होता है ये प्लूरल नाउन्स के लिए लगता है। किसके लिए? प्लूरल नाउन्स के लिए, प्लूरल नाउन्स के लिए लगता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के लिए लगता है। अ ग्रेट, और ये इसको और ज़्यादा क्वालिफाई कर दिया, एक बहुत बड़े नंबर की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़े नंबर की बात कर रहे हैं तो वह एक सिंगल तो नंबर होगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि ये सारे जो हैं ये तो डिटर्मिनर हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा नाउन आएगा ये प्लूरल आएगा, क्योंकि मैनी अ ग्रेट इसके लिए यूज हुए हैं, तो हैव बीन, तो पहले पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। क्या एरर है? आप यहाँ पर समझ गए, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, यहाँ पर इसको करेक्ट करके क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स।
वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स, तो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी कैबिनेट कलीग्स होती है, यानी उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट फॉर्मल सेरेमनी, तो यानी किसी चीफ मिनिस्टर ने उनको बुलाया है, राइट। प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो कलीग्स है उनको बुलाया है किसी चीफ मिनिस्टर ने, उनको वेलकम किया, हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, द प्राइम मिनिस्टर यानी जो प्रधानमंत्री है, अलॉन्ग विद ये क्या है, प्रीपोजिशन, और जो उनके साथ कैबिनेट कलीग्स आए हैं, अलॉन्ग विद क्या है, प्रीपोजिशन। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसका नाउन होना चाहिए, नाउन है कलीग्स, और कलीग्स कौन से, कैबिनेट कलीग्स, कैबिनेट यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, तो ये जो कलीग्स है ये हमारा नाउन है, और ये जो नाउन है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों मैं ये नहीं कहा कि ये ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन आया था अलॉन्ग विद, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये सब्जेक्ट बनने से रहा, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब जो वर्ब आई है वो है प्लूरल, हैव बीन वेलकम्ड, तो क्या यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को आप प्राइम मिनिस्टर्स कर सकते हो, गलत, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर किसी, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ये सब्जेक्ट बनेगा, और वर्ब हमारी प्लूरल है, तो मैंने हमेशा आपको एक समझाया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, ये दो चीजें याद रखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, हैज बीन वेलकम्ड, सेकेंड पार्ट में एरर होगी, या फिर यहाँ पर आप वॉज वेलकम्ड भी लिख सकते हो और हैज बीन वेलकम्ड भी लिख सकते हो, तो दोनों लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, उनको वेलकम किया गया था, या फिर हैज बीन वेलकम्ड, हैज बीन वेलकम्ड। तो ये तो है कि सेकेंड पार्ट में एरर है, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, तो बोला जा रहा है कि जो कैप्टन है वो अपनी टीम के साथ बहुत मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा है फॉर द फोर्थ कमिंग मैच, यानी आने वाले मैच के लिए जो हमारा कैप्टन है अपनी टीम के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। वही हमारा सवाल है कि अलॉन्ग विद क्या हो गया, ये एक प्रीपोजिशन हो गया, अगर ये एक हमारा प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन का हमें एक नाउन मिलेगा, बिल्कुल, टीम क्या हो गया, एक नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्शन को जब आप एक नाम बोलते हो, जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर को आप आर्मी बोल देते हो, आंट जो होता है आंट के ग्रुप को भी आप आर्मी बोल देते हो, गर्ल्स के ग्रुप को जो होता है बेबी बोल देते हो, BEY बेबी, राइट। लॉयन के ग्रुप्स को आप प्राइड बोल देते हो, फ्लॉक बोल देते हो जो फ्लाइंग बर्ड्स होती है उनके ग्रुप को, तो इस तरीके से ग्रुप का जब आप एक नाम रखते हो ना, जैसे लाइवली स्टॉक्स के ग्रुप को आप हर्ड बोल देते हो, तो ऐसे ही जो टीम है यानी प्लेयर्स के ग्रुप को आप टीम बोलते रहो। तो जो कैप्टन है वो अपनी टीम के साथ मेहनत कर रहा है, किस चीज़ के लिए, मतलब मेहनत कर रहा है आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए और इन सब के लिए। तो यहाँ पर जो टीम है, दूसरी बात तो ये तो एक कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ पर ये प्रीपोजिशन हो गया और ये नाउन इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो जाहिर सी बात है टीम तो सब्जेक्ट बनने से रहा। अब सिर्फ बचा कौन, कैप्टन, और कैप्टन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये कैप्टन कैसा है, सिंगुलर है। पहली लाइन से हमें इतनी सारी जानकारी मिली। दूसरी लाइन पे हमें दिखा आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, तो ये प्रैक्टिसिंग को हमने क्वालिफाई कर दिया वेरी हार्ड से, लेकिन हमें एक वर्ब मिली आर। अब ये जो आर वर्ब है ये प्लूरल है, क्योंकि मैंने बताया इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर प्लूरल के लिए, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर नहीं यूज होगा, यहाँ पर इज यूज होगा, तो सेकंड पार्ट में एरर, राइट। तो सेकंड पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर आर की जगह आप क्या करोगे, इसको इज प्रैक्टिसिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। Our success or our failure largely depend upon our action। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर आप 22 को देखो, our success जो हमारी सक्सेस है, या अब या सक्सेस या फेलियर, दोनों नहीं बोल रहा हूँ, सक्सेस एंड फेलियर, सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है, या सर्फ सक्सेस या फेलियर किस पे डिपेंड करता है, हमारे एक्शन पे डिपेंड करता है। तो जब दोनों में से आप किसी एक की बात करोगे, जैसे या तो आप सक्सेस की बात कर लो या फेलियर की बात कर लो, दोनों ही डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, हमारे एक्शंस के ऊपर। तो जब आप और के साथ दो सब्जेक्ट्स जोड़ते हो, यानी आप दो सब्जेक्ट आपने जोड़ दिए और के साथ, राइट, तो दोनों में से कोई एक को ट्रीट करोगे और आप ये सिंगुलर लेके चलोगे, क्योंकि दोनों में से
एक की बात होती है, एट अ टाइम हम वन को डिस्कस कर रहे हैं, एट अ टाइम हम वन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर अगर डिपेंड वर्ब को देखो तो डिपेंड वर्ब हमारी प्लूरल वर्ब है। तो डिपेंड हमारी प्लूरल वर्ब है, तो अकॉर्डिंगली दिस, तो यहाँ पर डिपेंड नहीं आना चाहिए, तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, डिपेंड्स होगा। क्या होगा इसका सिंगुलर फॉर्म, डिपेंड्स यूज किया जाएगा। आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शन, तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, डिपेंड्स होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने बहुत अच्छे से यहाँ तक 22 क्वेश्चंस को बनाया, राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। अब देखिए द पुलिस, अब यहाँ पर बात हो रही है द पुलिस। अगर मैं यहाँ पर बोलता द पुलिस मैन, दो दो तरीके हैं, जैसे कि या तो मैं लिख देता द पुलिस MEN मैन, तब आप इसको प्लूरल कंसीडर कर दे, क्योंकि बहुत सारे जो पुलिस मैन है उन्होंने उनको उसको चार्ज किया, तो यहाँ पर हैव अरेस्टेड आ जाता। या द पुलिस मैन कह देता पुलिस MEN मैन, तब भी इसको हम सिंगुलर मानते हैं। अब मैंने बताया जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन बेसिकली किन को बोला जाता है, राइट। जरा यहाँ पर आप तो दोबारा बोर्ड पे देख लीजिए नाउन की कैटेगरीज को, ये बहुत जरूरी है। एक हो गया मेरा प्रॉपर नाउन, एक हो गया मेरा कॉमन नाउन, एक हो गया मेरा कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन की बात करता है, एक हो गया मेरा मटेरियल नाउन, राइट, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और एक हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारे फीलिंग्स की बात करता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सिंगुलर और प्लूरल, तो देखो या फिर सिंगुलर प्लूरल को छोड़ दो, मैं अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करता हूँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ अनकाउंटेबल और काउंटेबल। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। इसमें होता है प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, वो सिंगुलर रहेगा। ये बता दिया ना, अनकाउंटेबल बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होते हैं। और इसमें हो गया मटेरियल नाउन, किसी चीज़ से मटा है, और इसमें हो गया एब्स्ट्रैक्ट। और यहाँ पर जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, ये हमारा काउंटेबल होता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए सिंगुलर प्लूरल, अब मैं बात करता हूँ इसकी, इतना तो आपके समझ गए। अब आती है कलेक्टिव की। कलेक्टिव सिंगुलर कब होगा और प्लूरल कब होगा, जब आप इंडिविजुअल की बात करोगे, एज अ सम, एज अ होल, या फिर मैं बात करूं इंडिविजुअल या एज अ होल, पूरे एक पूरे सबको एक कंसिडर करके चलोगे। अगर आप जैसे एज अ होल बोल देता हूं मैं यहाँ पर, कलेक्शन, कलेक्टिव एक्शन, या फिर एज अ होल, सिंपल लिखो एज अ होल, एज अ होल। और यहां पर मैंने लिखूं डिवाइड इन इंडिविजुअल्स, डिवाइड इन इंडिविजुअल। जैसे ज्यूरी हो गया, ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है। अगर ज्यूरी एक कॉमन डिसीजन देती है तो हम उसको सिंगुलर ले लेंगे। अगर ज्यूरी के ही मेंबर डिवाइड हो गए, ज्यूरी मेंबर्स अगर एक बात पे नहीं रहे, मान लीजिए 5 लोगों की एक ज्यूरी है, पांचों ने एक साथ डिसीजन दे दिया तो ठीक है। अगर पांचों में से हर एक का डिसीजन अलग अलग है, तो यानी अब इसको हम प्लूरल ट्रीट करेंगे, क्योंकि अब ये जो जूरी के मेंबर्स है ये इंडिविजुअली अलग हो गए। इस चीज को बस आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो पुलिस है ना, ये कलेक्टिवली हमने यूज करा है, तो पुलिस ने जो है उसको अरेस्ट कर दिया ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तो बस मेरे को ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझाना था। ये हैज यहाँ पर बिल्कुल ठीक करा गया, यहाँ पर हैव मत लगा देना, क्योंकि आप पुलिस से सोचो तो बहुत सारे पुलिस होते हैं, नहीं नहीं, ये कलेक्शन का नाम है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, या फिर आप ऐसे भी सुना होगा आपने, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं, वो आ जाती हैं चली जाती हैं। इसीलिए टाइम पे अपने एक्शंस करने चाहिए, अपना काम करना चाहिए। तो हम बैक टू द क्वेश्चन करते हैं। मैंने अभी बताया था ना पार्सल सब्जेक्ट, ये वही है, बटर एंड ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, और वहां पर हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस करा था। तो इसको हम, ये हमारा पार्सल सब्जेक्ट है और इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, समय और
सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, वर्ब जो आई है प्लूरल, वेट, वेट नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा वेट्स। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नो मैन या फिर नन। तो यहाँ पर वेट नहीं होगा, यहाँ पर वेट्स हो जाएगा, क्योंकि जो ये हमारे पार्सल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनको जरा ध्यान में रख के चलिएगा, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, he as well as you like to go, no error। मैंने आपको समझाया था ना, as well as, राइट, एज वेल एज हो गया, या फिर और एक दो वर्ड हो गए, अलॉन्ग विद हो गया, और दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, एज वेल एज हो गया, अलॉन्ग विद हो गया। इनके साथ जो हमारे सब्जेक्ट लगते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S2 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं S1, या टुगेदर विद। इनके लिए जो वर्ब लगती है, अगर कोई वर्ब यूज हो रहा है तो ये वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। तो जरा ध्यान से देखिए, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो, तो यहाँ पर ही हमारा सिंगुलर है, तो यू एज वेल एज लाइक हमारा क्या होगा, ये तो हमारा इन्फिनेटिव हो गया, तो लाइक हमारी वर्ब होगी, तो यहाँ पर लाइक नहीं होगा, ये प्लूरल हो गया, लाइक्स होगा। कैसे, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इनमें जो सब्जेक्ट वन होता है उसी सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। सो वेरी नाइस, यहाँ पर हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए, 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, और हमने काफी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे। तो यही कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल करेंगे जब भी आप क्वेश्चंस करोगे। तो बस आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को ध्यान, जो क्वेश्चंस आप एग्जाम में देखेंगे उनको ध्यान से रीड करिए, जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा है उसको अच्छे से समझिए, राइट। आप अपने नाउन को अच्छे से पढ़िए, प्रोनाउन को अच्छे से पढ़िए, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब का प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सबको अच्छे से पढ़िए, राइट। फिर आपका टेंसेस पढ़िए, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी थ्रू आउट द इंग्लिश पेपर जो भी आपके एग्जाम में दिखेंगे, या इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है कैटेगरी की, जिनके 25 में से 25 सही हैं, इट मीन्स वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, उनका प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक है। अगर जिनके 20 से लेकर 24 ठीक है, तो इसका मतलब समझिए उनके कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक है लेकिन प्रैक्टिस में कमी है, तो इनको यहाँ पर भी बढ़ना है और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है। अगर जिनके 15 से लेके 19 तक ठीक है, तो समझ लीजिए उनके कॉन्सेप्ट में भी उनको पढ़ना है और उनको प्रैक्टिस में भी पढ़ना है। और जिनके 15 से कम है, जिन स्टूडेंट्स के 15 से कम है, सो आई एम रियली सॉरी, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है। आप अच्छे से पढ़िए, सबसे पहले तो आप अपने पूरा लेक्चर्स को अटेंड करिए, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़िए, हर एक टॉपिक का डिटेल एनालिसिस करिए, तब जाके आप अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे। यानी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ने की, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। अब प्रैक्टिस का क्या तरीका हो सकता है, प्रैक्टिस में आप मॉक टेस्ट दीजिए, राइट। प्रैक्टिस जो हम अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हैं इनको भी अटेंड करिए, और आगे चल के हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अटेंड करिए, जिससे आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाए कि एग्जाम किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नए टॉपिक के साथ आएंगे, नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।